विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं कि कुछ बच्चों ने यह कमेंट किया था कि सर आपने भारत तेरे नाम वाले वीडियो में, भारत तेरे कितने नाम वाले वीडियो में दो भरत की चर्चा की है, एक दुष्यंत पुत्र भरत की और एक जड़ भरत की। लेकिन एक चक्रवर्ती भरत थे, ऋषभ देव के पुत्र, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो उनके नाम पर भारत का नाम कहा जाता है कि पड़ा, तो उसकी चर्चा आप नहीं की। ये देखिए बेटा, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि वो दोनों चक्रवर्ती भरत और जड़ भरत दोनों एक ही थे, ऋषभ देव के पुत्र थे। आदि पुराण में यह चर्चा मिलती है कि ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियाँ। उनमें बड़ा पुत्र चक्रवर्ती भरत और दूसरा पुत्र बाहुबली था। दोनों में काफ़ी युद्ध भी हुई, लड़ाई भी हुई थी। बाद में यही चक्रवर्ती भरत जड़ भरत बन गए। कैसे? घर का परित्याग कर दिया और पुलहाश्रम में वे महात्मा के रूप में, सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। इसलिए हमने जड़ भरत को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि वो कहानी महात्मा की कहानी है और हमारा देश महात्माओं को स्वीकार करता है। चक्रवर्तियों का आदर सम्मान उतना नहीं है जितना महात्माओं का। आप भगवान राम को ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए, भगवान बुद्ध को ले लीजिए, भगवान महावीर जैन को ले लीजिए, मीराबाई को ले लीजिए, आप किसी को भी आप देखिए कि उनकी महानता इसलिए है कि उनकी आत्मा महान थी। हम राम की पूजा इसलिए नहीं करते कि वो राजा थे, या किसी की भी कि राजा थे या राजकुमार थे। आप तर्क दे सकते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत की चर्चा आपने की। देखिए, मैंने ज़्यादा महत्व कहाँ दिया, चूँकि वो पहले पैदा हो चुके थे, महाभारत से भी पहले। तो उनके कुल के जो अर्जुन थे, और भगवान कृष्ण बार बार उनको भारत कह रहे हैं, भारत शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि यह समीचीन है कि उस नाम के आधार पर भी हमारे देश का नाम भारत रखा गया हो। आशा है आप संतुष्ट हैं। आप लोगों के कमेंट का मैं स्वागत करता हूं और अब आगे चलता हूं टॉपिक लेकर के। तो यहाँ देखिए व्यंजन, यहाँ देखिए मैं अनुस्वार दिया हूं और पिछले वीडियो में समझाया था कि यह अनुस्वार आगे आने वाले वर्ण का 5वां अक्षर बन जाता है। ज का 5वां अक्षर, ज जिस वर्ग में है उसका 5वां अक्षर ञ है। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। और बाकी पीछे वर्णमालाओं का वीडियो, उच्चारण स्थान का, ये सब हमने बना रखा है। आप अगर देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो जाकर के उसको देख लीजिए। अब आइए हम शुरू करते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, या यह कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय वायु मार्ग मुख विवर में अवरुद्ध हो जाता है। अब आप ऐसे समझिए, अगर जैसे हमको क कहना है तो आप देखिए कि कंठ, जिह्वा जो है वो कंठ से स्पर्श कर रही है और वायु अवरुद्ध हो जा रहा है, लेकिन हम कह नहीं पाएंगे। अब हमें कहना है तो हमें फिर वायु को मुक्त करना होगा, स्वतंत्र करना होगा चलने के लिए, तब हम कह पाएंगे क। इसी तरह से की, क कह करके हम अगर कहना यह कहें, हम नहीं कह पाएंगे। हमको फिर कहना पड़ेगा की के लिए वायु को मुक्त करना पड़ेगा, और वायु मुक्त रूप से मुख विवर में प्रवाहित हो, यह लक्षण है स्वरों का। इसलिए स्वर उसमें आ ही जाएंगे और बिना स्वरों की मदद के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। आशा है इस बात को आप समझ गए कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की मदद ली जाती है, या जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर में अवरुद्ध होती है। बहुत सरल बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा विवेच्य विषय है व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के भेद कई आधार पर किए गए हैं।
जिसमें से मैं पहला आधार ले रहा हूँ। इन वर्णों को आप जब पढ़ेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, तो जो लक्षण उच्चारण के समय मिलता है उस आधार पर पहला वर्गीकरण करूँगा। वो प्रमुख वर्गीकरण यही किया जाता है। तो अब इनको आप पढ़िए। क ख ग घ ङ एक वर्ग के वर्ण हैं। च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। इनके उच्चारण में आप देखेंगे कि जो अंग, जो अवयव उच्चारण करने में हमारी मदद करते हैं वे कहीं न कहीं स्पर्श कर रहे हैं। क ख ग घ ङ में जिह्वा कंठ को स्पर्श कर रही है। च छ ज में य में च ताल को स्पर्श कर रही है। त थ द ध न में ट ठ ड ढ ड़ में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर रही है। त थ द ध न में जिह्वा दांत को स्पर्श कर रही है। प फ ब भ म में दोनों होठ स्पर्श कर रहे हैं। तो इनका एक लक्षण मिला स्पर्श करने का। जो अवयव हैं उच्चारण में मदद करने वाले वो स्पर्श करते हैं। तो एक प्रकार से इनका एक विभाजन हो गया। पहला नंबर स्पर्श व्यंजन। चूंकि अवयव जो उच्चारण में मदद करते हैं, जो अंग, वो स्पर्श करते हैं क से लेकर के प वर्ग तक के वर्णों का, इसलिए हम एक प्रकार इनका बनाते हैं स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से लेकर प वर्ग, जो पांचों वर्ग हैं, इनके व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं य र ल व को लेकर। अब य र ल व को पर आप ध्यान दीजिए। क ख ग घ ङ च छ ज झ य, इनका उच्चारण आप करते रहिए। आप देखेंगे मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, वायु अधिक मात्रा में बाहर आ रही है। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ, इसी से प फ ब भ म। जैसे य र ल व कहने लगेंगे दब जाएगी, यानी लगेगा कि वायु जो है वही अंदर रह जा रही है। क य र ल व, तो अंदर रह जा रही है यानी अंतस्थ। अंदर रहना मतलब अंतस्थ, इसलिए इनका एक अलग प्रकार बना दिया गया। विद्वानों ने अंतस्थ व्यंजन कहा इसको। अब अगर आप उच्चारण सही ढंग से कर सकते हैं या कर रहे हैं तो पढ़ते समय करते जाइए, आप प्रकार समझते जाएंगे। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ विद्वान बैठे और बस बांट दिए, इसको इसमें कर दो, इसको उसमें कर दो, उसको उसमें कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी लक्षण के आधार पे, गुण धर्म के आधार पर ही विभाजन किया जाता है। तो अब य र ल व का एक और विलक्षण, इसका विलक्षणता देखिए आप एक य र ल व की, कि इनका जब आप उच्चारण कर रहे हैं उससे और इन वर्णों का या अन्य वर्णों का, व्यंजनों का जब आप उच्चारण कर रहे हैं उससे तुलना करिए लक्षणों की। तो क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न, इन सब में वर्ग, ये जिह्वा जो है वह बहुत मजबूती से, जोर से अंगों को स्पर्श कर रही है। या प फ ब भ में जिह्वा और दोनों ओठ स्पर्श कर रहे हैं मजबूती से। लेकिन य र ल व आप कहेंगे य, जिह्वा जा रही है ताल के पास, वायु को जाने का रास्ता दे रही है, पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं कर रही है, न पूरी तरह से मुक्त कर रही है। इसी तरह से र में मूर्धा से बोला जाता है, लेकिन वायु पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं है। ल में भी यही है। व दांत ऊपर का और नीचे का होठ, इन दोनों से बोला जाता है व। इसमें भी आप देखिए वायु पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं है। तो वायु का मार्ग, वायु को जाने देने के लिए काफ़ी स्वतंत्र रखती है। और यह स्वतंत्र होना वायु मार्ग का, यह स्वरों के लक्षण की ओर बढ़ना है। तो ये व्यंजन और स्वर दोनों के लक्षणों से बीच के लक्षण वाले हैं, यानी दोनों लक्षण मिलते हैं। तो इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इसका एक नाम विद्वानों ने अर्धस्वर रखा। आशा है बात समझ में आई आपको। अब स श स ह की ओर चलते हैं।
इनका जरा उच्चारण करिए। स, 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 ह। इनके उच्चारण में रगड़ होती है, वायु का घर्षण होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। स, ह, श। अब क, ख, ग इन सब की तरह नहीं इसका उच्चारण हो रहा है, इसमें रगड़ हो रहा है, तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया। यह तीसरा प्रकार है, ऊष्म व्यंजन। बहुत सामान्य बात है, समझ में आया होगा आपको। यही मुख्य प्रकार हैं। इनको मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि वो जो व्यंजन है वो पूर्ण हो जाए। इनका फिलहाल इन भेदों, ये जो भेद बता रहे हैं, ये इनका कोई संदर्भ नहीं है, इनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ संयुक्ताक्षर बताए हैं जो 4 पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। छ, क और स से मिलके बना, त्र, त और र से, ज्ञ, ज और य से, स्र, स और र से। और ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण भी इनको कहा जाता है। उत्क्षिप्त क्यों नाम पड़ा? ये ड के नीचे बिंदी देते हैं, ढ के नीचे बिंदी देते हैं, तो क्रमशः ढ़ और ढ़ बन जाता है। इनका भी उच्चारण मूर्धा से ही किया जाता है, लेकिन बड़ी तेज़ी से, ड की अपेक्षा आप ढ़ कहिए तो तेज़ी से जिह्वा फेंकी जाती है, ढ की अपेक्षा ढ़ कहिए तो जिह्वा को तेज़ी से फेंका जाता है। और उत्क्षिप्त माने होता ही है फेंका हुआ, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन। और चूंकि ड का गुण है और थोड़ा सा ह का जैसे गुण आ जाता है, तो इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये सामान्य बात है। अब आशा है कि आप भली प्रकार समझ गए। अब पढ़ते समय स्वयं भी उच्चारण करके देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब व्यंजनों का वर्गीकरण का दूसरा आधार लेंगे, और दूसरा आधार है उच्चारण स्थान। उसमें आप देखिए, उच्चारण करते समय जो लक्षण मिल रहे थे उस आधार पर विभाजन किया था, और अब उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन किया जाएगा। तो उच्चारण स्थान के आधार पर 7 प्रकार के व्यंजन होते हैं। 7 प्रकार के व्यंजन होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। आप उच्चारण स्थान को अगर पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो यह विभाजन बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। पहला, अब उन उच्चारण के अंगों को आप समझते चलिए क्रम से, जिनको मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो आप बड़े आसानी से इस वर्गीकरण को समझ सकेंगे। पहले मैं लेता हूँ कंठ। अब जो कंठ से बोले जाएंगे, चूंकि उच्चारण स्थान के आधार पर यह विभाजन किया जा रहा है, तो उन्हीं स्थानों के नाम के आधार पर इनका वर्गीकरण भी कर दिया जाएगा। अब चलिए कंठ से लेते हैं। तो कंठ से जो वर्ण बोले जाएंगे उन्हें कहा जाएगा कंठ वर्ण। अब कंठ व्यंजन या कंठ वर्ण आगे आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या आता है? क वर्ग पूरा, यानी क ख ग घ न। आप देखिए, उच्चारण स्थान पढ़ाते समय अको विसर्जनीय नाम कंठ की बात की थी कि क वर्ग, तो अ की तो यहाँ चर्चा करनी नहीं है, वो तो स्वर है। क ख ग घ ng, और ह भी कहा था हमने, विसर्ग भी हमने कहा था। लेकिन विसर्ग के बारे में हमने कहा था कि वो अयोगवाह में ले लिया जाता है, वो विवादित है। कुछ व्यंजन विद्वान व्यंजन मानते हैं और आचार्य किशोरीदास को कहते हैं अयोगवाह है, तो उसकी चर्चा भी यहाँ नहीं करेंगे। ह की जहाँ तक बात है, अब उच्चारण स्थान के आधार पर जब भेद किया जा रहा है, तो थोड़ा उसमें कुछ ज़्यादा बारीकी ली जाएगी और अन्य प्रकार के भी स्थान की चर्चा की जाएगी। तो ह को अब इसमें अब नहीं लेंगे। अब दूसरा चलते हैं कंठ के बाद तालु। तो तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तालव्य।
तालव्य व्यंजन। तो इच ऐसा नाम ताल, यानी च वर्ग जितना है, च वर्ग के च छ ज झ यहाँ यह बोले जाएंगे, यह आता है, स आता है, ये तालव्य व्यंजन हुए। तीसरा व्यंजन, तीसरा हम लेते हैं। अब तालव्य के बाद, ताल के बाद आएगा मूर्धा। तो मूर्धा से जो वर्ण बोले जाएंगे उन्हें हम कहेंगे मूर्धन्य व्यंजन। अब यहाँ आगे आप व्यंजन समझ लेना। तो व्यंजन इसमें क्या आएंगे, ऋतु रसा नाम मूर्धा, री और ट वर्ग, मूर्धन्य स भी आ जाता है। आप कहेंगे सर आपने तो र भी पढ़ाया था उच्चारण स्थान वाले में। जी हाँ पढ़ाया था, लेकिन यहाँ विभाजन में एक अलग विभाजन उसके लिए किया जाएगा, उसके गुण को देखते हुए इसको आप आगे समझिए। अब मूर्धा के बाद क्या, दांत। तो दांत जब आएगा तो इसको कहेंगे दंत व्यंजन, दंत। अब दंत से क्या करते हैं, लितु लसा नाम मूर्धा दंत्या, दंता। तो त वर्ग पूरा आता है, यानी त थ द ध न। इसमें देखिए न जो है, अब त थ द ध इतना ले रहे हैं, न को नहीं ले रहे हैं। हालांकि उच्चारण स्थान जब आपको बताना पड़ेगा तो उसमें तो आप दंत कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ अलग शामिल कर रहे हैं, एक अलग विभाजन किया जाएगा। त थ द ध केवल लेंगे। अब किसकी बारी आई, ओष्ठ की। तो जो ओठ से बोले जाएंगे उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। अब ओष्ठ से प वर्ग, प फ ब भ म, ये ओठ से बोले जाते हैं। इसमें अनुनासिक वगैरह की चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि वो इन्हीं में आ जा रहे हैं। अब आप देखिए इस 5 विभाजन के बाद एक छठवां विभाजन होता है वर्त्स। वर्त्स क्या है, दांत और मसूढ़ा जहां जाके मिलते हैं उस कटक को वर्त्स कहते हैं। वहां से जो व्यंजन बोले जाएंगे उसे वर्त्स व्यंजन कहेंगे। दांत और मसूढ़ा जहां मिलते हैं तो वर्त्स व्यंजन कौन है, जिनके उच्चारण में जिह्वा या तो वर्त्स यानी वो जो कटक है वर्त्स उस पर पड़ती है, उस पर स्पर्श करती है या उसके आसपास रहती है। आइए समझते हैं। जैसे हमको कहना है न, आ त थ द ध न। अब त थ द ध कहते हैं तो जिह्वा दांत से, दांत को पूरी तरह से देखिए स्पर्श कर रही है, दांत के काफी निचले भाग तक वो आ रही है। लेकिन न कहिए तुरंत वो पीछे हट जा रही है और जहां मसूढ़ा और दांत मिले हुए हैं उसके पास पहुंच जा रही है, या उसी पर स्पर्श करा करके आप न कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए न को वर्त्स में शामिल किया हमने, यहां नहीं। इसी तरह से र है, र वैसे कहा जाता है कि रसाना मूर्धा, माने र मूर्धा से बोला जाता है, लेकिन र कहिए आप और ट ठ ड ढ कहिए। ट ठ ड ढ में मूर्धा के बहुत पीछे ट ठ ड ढ जिह्वा जाके उच्चारण कर रही है, ट ठ ड ढ। लेकिन र जैसे कहते हैं वैसे ही वह आगे चली आ रही है, जिह्वा दांत और मसूढ़े के जहाँ मिलन है, मिलते हैं उसके पास, इसलिए यह वर्त्स है। अब ल को क्या कहा जाता है, लिट रसानम दंता, ये दांत से। लेकिन ये जहाँ जिह्वा और जहाँ मसूढ़ा और दांत मिल रहे हैं वहाँ जिह्वा जा रही है, ल, इसलिए इसको वर्त्स व्यंजन कहेंगे। एक और है स। यह भी आप उच्चारण करके देखिए तो स वहीं उसके पास ही जा रही है जहाँ मसूढ़ा और
दांत मेल रहे हैं, इसलिए यह वर्ष व्यंजन हुआ। तो ये वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। अब कुछ विद्वान या कुछ लोग न को इसमें मान लेते हैं, कुछ लोग केवल न को वर्ष मानते हैं, जो भी है उनकी अपनी समझ। 7वां, अब हम एक लेते हैं बेटा स्वर यंत्रमुखी। इस पर आप गौर करिए, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। स्वर यंत्रमुखी या इसको काकल्य कहते हैं, ग्लोटल। काकल्य, तो काकल्य ग्लोटल क्या मतलब हुआ इसका कि यह ऐसा एक वर्ण है जो, और यह वर्ण कौन सा है, ह। इसके उच्चारण में कंठ द्वार पूरी तरह से खुला होता है। उच्चारण स्थान पढ़ाते समय हमने यह बताया था कि इसका उच्चारण ह का उच्चारण कंठ से करते हैं कंठ से, जोर वहीं होता है ह। लेकिन वायु मार्ग कहीं अवरुद्ध नहीं हो रही है, कंठ द्वार पूरी तरह से खुला रहता है, इसीलिए इसको स्वर यंत्रमुखी या काकल्य ग्लोटल कहते हैं। ह कुछ विद्वान तो कहते हैं कि मार्ग अवरुद्ध नहीं होता, वायु का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता मुख विवर में, इसलिए यह व्यंजन है ही नहीं। कुछ विद्वान इसे व्यंजन नहीं मानते हैं, लेकिन काफ़ी विद्वान मानते हैं और हम सब भी मानते हैं। यही माना जाता है कि यह भी व्यंजन की श्रेणी में आता है। आशा है सारी बातें स्पष्ट हैं आपको। एक बार और आप देख लीजिए, अगर एक बार भी ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए, और जब पढ़िए तो इन चीज़ों को समझिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।